Assalamualaikum. Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today's our topic is law of mass action. It's a very important long question for the board exam. Okay, first look at the subtopics which will be discussed today. History, statement, unit, a representation, and then explanation. Okay, history. In 1869, Gutenberg and Waage presented this law. यानी कि 1869 में साइंटिस्ट थे दो, गुलबर्ग और वागे, इन्होंने इस लॉ को पेश किया। बेटे लॉ किसे कहते हैं? कानून को। बच्चे ये आपने याद रखना है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है थ्योरी एंड अदर वन इज लॉ। एनी आइडिया विच इज़ गिवन बाय अ साइंटिस्ट इज कॉल्ड थ्योरी। यानी कि आपके पास कोई भी आइडिया, कोई भी तस्वुर, कोई भी बात जो साइंटिस्ट ने कही हुई होती है वो होती है थ्योरी। एंड इफ़ अ थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट, और अगर किसी थ्योरी को बेटे जो साइंसदान हैं वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, तजर्बे के ज़रिए साबित कर दें, वो लॉ है। तो बच्चे बेसिकली ये एक लॉ है, यानी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी है। तो गुलबर्ग और वागे ने इसे प्रेजेंट किया था। ओके, जस्ट स्टेटमेंट। बेटे याद रखिएगा जो लॉज होते हैं उनमें हम डेफिनेशन की हेडिंग नहीं देते बल्कि स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि लॉज हमेशा स्टेट किए जाते हैं, डिफाइन नहीं किए जाते। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। बच्चे कहते हैं कि हमारे पास कोई भी जो सब्सटेंस है जो रिएक्ट करता है उसका जो रेट है, बेटे रेट पे हम अपने प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था स्टार्ट, उसमें हम बात कर चुके हैं कि रेट किसे कहते हैं। आप उसको फर्स्ट लेक्चर जो है उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बच्चे हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हमारे पास कहते हैं कि उसका रिएक्ट करने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के। बच्चे अब दो तरह के प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल आप कहते हैं रिलेशन को, ताल्लुक को। तो बच्चे दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन एंड एक होता है इनवर्स रिलेशन, जो आप बेटे मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं। तो बेटे जो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा हो दूसरी भी ज़्यादा हो जाए, और अगर बेटे एक चीज़ कम हो दूसरी भी कम हो जाए, ये होता है डायरेक्ट। और एक होता है इनवर्स, यानी उल्ट होना, एक चीज़ ज़्यादा हो दूसरी कम हो जाए, दूसरी कम हो एक चीज़ ज़्यादा हो जाए, वो इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस का रिएक्ट करने का, दूसरे के साथ मिलने का, कंबाइन होने का जो रेट है वो बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के। बेटे एक्टिव मास क्या होती है? हमारे पास रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन होती है जो बाकायदा पार्टिसिपेट कर रही होती है, यानी कि जो रिएक्ट करेगी, जो अमाउंट कंबाइन करेगी, उसे कहते हैं। तो बेटे जाहिर सी बात है ना कि जितनी ज़्यादा आप अमाउंट लेंगे उतना ही डिपेंड करेगा कि वो रिएक्शन जल्दी होगा या फिर लेट होगा। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। और कहते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी जो रिएक्शन का रेट है, उसका आप ये कह लें रिएक्ट करने की जो स्पीड है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सब्सटेंसेस की एक्टिव मास के। यानी बेटे सब्सटेंस हम पढ़ चुके हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को कहते हैं। तो हमने कहा कि बेटे दो चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही हैं, जैसे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो बेटे जितने ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, जितनी ज़्यादा उसकी अमाउंट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा, उतना टाइम लेगा। अब बच्चे एक्टिव मास क्या होती है? एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि बच्चे हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, बच्चे हमारा जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने बात की थी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। तो बेटे ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं इसका मतलब है रिएक्टेंट। अब
रिएक्टेंट की बेटे जो कंसंट्रेशन होती है, जो अमाउंट होती है कि हमने कितनी मिकदार ली है, वो होती है एक्टिव मास। बेटे कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल DM-3, यानी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये एक अमाउंट मतलब एक कंसंट्रेशन का यूनिट है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। यानी फॉर एग्जांपल बेटे हमारे पास एक एटम है ए, तो ए को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी कंसंट्रेशन क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, और उसके अंदर ए लिख देंगे। तो ये क्या होगा बेटे, एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके बेटे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके बेटे, यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन है कि आपके पास ए और बी दो एटम्स हैं एंड दे आर कंबाइंड टू फॉर्म C&D, यानी रिएक्टेंट थे ए बी, ये बेटे कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बना दिया, C और D कोई प्रोडक्ट बना दिए। अब बच्चे यहाँ पे जो ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है, ये कोफिशिएंट हैं, ये मोल्स की तादाद होती है। यहाँ पे बेटे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी बच्चे ए से मुराद लेते हैं कि हमने कोई एटम लिया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बेटे हमने एक लिया है तो एक जगह पे एक आ जाएगा, स्मॉल ए की जगह। अगर हमने 2 लिए हैं तो स्मॉल ए की जगह पे 2 आ जाएंगे। अगर 3 लिए हैं तो स्मॉल ए की जगह 3 आ जाएंगे। तो बेसिकली बेटे जो स्मॉल लेटर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स, या अमाउंट बता रहे हैं, एटम्स की तादाद। बेटे इसमें देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन है, बेटे ये बात याद रखिएगा, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फॉरवर्ड, रिवर्स, रिवर्सिबल, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम ऑल जो है हम स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने बेटे इस टॉपिक को समझना है तो डेफिनेटली आपको अपने प्रीवियस जो वीडियोस उनके लेक्चर्स हैं वो भी देखने होंगे। अब फॉरवर्ड रिएक्शन बेटे क्या होगा कि हमारे पास ए और बी थे, दोनों कंबाइन हुए और क्या बना दिया, C और D। अब बच्चे जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। अब यहाँ पे बेटे जो रिएक्टेंट हैं वो ए और बी हैं, तो हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है बेटे वो डायरेक्ट होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, यानी ए और बी की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। जैसे देखिए बेटे अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RF से, R कैपिटल F स्मॉल। अब बेटे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन की बात की तो स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट आपको बेटे नज़र आ रही है ना, तो बच्चे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये हमारे पास इसका मतलब है कि हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली है। अब ऊपर बेटे कोफिशिएंट आया, अभी हमने पीछे देखा, जैसे ये देखें कि कोफिशिएंट जो थी वो होते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी वहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब बेटे रिएक्टेंट हमारे पास क्या थे, ए और बी। अब ए का कोफिशिएंट स्मॉल ए था, वो ऊपर स्मॉल ए आ गया, बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी था, वो बी के ऊपर आ गया। अब बेटे आपने 9th क्लास में बेटे बार बार ये बात पढ़ी हुई है कि अगर आपने प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करना है तो वहाँ पे हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो बेटे ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन है इसे ख़त्म करने के लिए बेटे हमने क्या किया, यहाँ पे KF लगा दिया, तो बाकी मतलब उसकी जगह पे इक्वल आ गया, साथ में क्या आ गया, KF। अब बेटे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये KF इज़ इक्वल टू AB इस तरह लिख देते हैं। बेटे याद रखना है इक्वल के बाद KF आता है, KF के बाद इक्वल नहीं लिखना, या बहुत बड़ी बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से पूरा ला गलत हो जाता है। तो बेटे RF इज़ इक्वल टू KF एंड देन A और B, और उसकी कंसंट्रेशन हम ऊपर लिख देंगे। अब बेटे रिवर्स रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, बेटे रिवर्स रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जो है रिवर्स रिएक्शन वो हमारे पास होता है बेटे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। गौर करिए कि ये हमने एग्जांपल लिए रिवर्स रिएक्शन की कि हमारे पास C और मतलब जो D है ये दोबारा से मतलब रिवर्स हो गए बेटे A और B में। बेटे ये रिवर्सिबल रिएक्शन ये सब हमने बात की हुई है। बेटे अब देखिए हमारे पास ये है रिवर्स रिएक्शन। अब बेटे क्या होगा कि उधर फॉरवर्ड में A और B से बना C और D, अब C और D दोबारा अगर कन्वर्ट हो जाए A और B में, वो होता है रिवर्स रिएक्शन। बच्चे आपको बार बार कह रही हैं कि अगर आपने स्टार्टिंग लेक्चर नहीं लिए हुए तो आप बराए मेहरबानी को दोबारा सुनिएगा, क्योंकि बच्चे आप स्टार्टिंग में रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड, रिवर्सिबल सब का
आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन आप इसको समझ पाएंगे। तो बच्चे अब रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? जो रिवर्स रिएक्शन होता है बेटे, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, यानी सी और डी के। फॉरवर्ड हमारे पास ए और बी की कंसंट्रेशन के था, लेकिन ये हमारे पास सी और डी के होगा। देखें जैसे रिवर्स रिएक्शन बेटे डायरेक्टली है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, यानी कि यहाँ पे बेटे जो रिएक्टेंट है वो क्या चीज़ आएगी? प्रोडक्ट आएंगे। बेटे दोबारा देख लें कि फॉरवर्ड जब रिएक्शन था तो उसमें रिएक्टेंट ए और बी थे, लेकिन बच्चे रिवर्स रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे वो ए बी नहीं है बल्कि सी और डी है, क्योंकि सी और डी ने कंबाइन करके ए और बी बनाना है ना। तो फॉरवर्ड में ए और बी रिएक्टेंट हैं और रिवर्स में सी और डी रिएक्टेंट हैं। तो रिएक्टेंट की जगह बेटे क्या आ गया? सी और डी, और उसके ऊपर कोफिशिएंट आ गए सी और डी। अब बेटे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे इक्वल, और साथ में क्या आ जाएगा? के आर, जैसे सेम हमने फॉरवर्ड में किया था। अब बच्चे इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमने पढ़ा हुआ होता है कि फॉरवर्ड का रेट इज इक्वल टू होता है रिवर्स के रेट के। अब बेटे फॉरवर्ड बराबर हमारे पास आया है के एफ ए बी बी, और रिवर्स आया है के आर सी सी डी डी। अब बच्चे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब बेटे इनकी वैल्यूज पुट करें तो क्या आएगा? आर एफ इज इक्वल टू आर आर था तो आर एफ की जगह पे के एफ उसकी वैल्यू सारी आ गई, और इक्वल में आर आर था तो आर आर की सारी वैल्यू आ गई। अब बेटे जब इनको रीअरेंज किया, यानी हमने के वाली एक साइड पे ले गए और दूसरी वाली हम एक साइड पे ले गए। अब बेटे के एफ इधर ही था, के आर उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। और सी डी उधर पहले ही थे, ये ए और बी वाले मल्टीप्लाई और जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो बेटे के एफ वाले के आर वगैरह एक साइड पे आ गए और ए बी वगैरह वाले एक साइड पे हो गए हैं। अब बच्चे के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू होता है के सी के, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो ये हमने के एफ ओवर के आर के जहाँ पे क्या आ गया? के सी, और आ गया बाकी सी सी डी डी और ए बी बी। इससे बेटे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब के सी को बेटे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू टोटल हमारे पास फाइनली क्या आएगी कि प्रोडक्ट फाइनली एक रिएक्शन के ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट हमारे पास नीचे आएंगे। बेटे हमारा जो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो होगी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे होगी, दैट व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड हाउ कैन वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का उसका यूनिट, उसकी वैल्यू, वो सब चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। Hope so you have all understood the topic. If you still have any confusion, then you can contact me via mail given in the description box. And please like, share and subscribe to my channel. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा।